नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। आपकी बात छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले कभी आरक्षण प्रक्रिया तो कभी बैलेट पेपर और ईवीएम को लेकर सियासी घमासान छिड़ा है। दरअसल डिप्टी सीएम अरुण साव ने पहले बैलेट पेपर से निकाय चुनाव कराने की बात कही थी। इसके पीछे उनका तर्क समय की कमी और ज्यादा प्रत्याशी का हवाला दिया गया, लेकिन आज उन्होंने फिर से ईवीएम से चुनाव कराए जाने की बात कही। इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए और कांग्रेस का कहना है कि हार के डर से बीजेपी एक बार फिर ईवीएम का सहारा लेना चाहती है। वहीं नगर निगम के आरक्षण प्रक्रिया में आदिवासियों को सिर्फ एक सीट मिलने पर कांग्रेस ने बीजेपी को आदिवासी विरोधी बताया और बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। कुल मिलाकर निकाय चुनाव में एक बार फिर आरक्षण और ईवीएम पर सियासी घमासान मचा है। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो 14 दिन पहले डिप्टी सीएम अरुण साव की ओर से जो बयान दिया गया था कि आखिर चुनाव कैसे कराए जाएंगे, उन्होंने क्या कहा था, आपको पहले वो सुनाते हैं। लाने का निर्णय किया है। बैलेट पेपर से चुनाव होगा, इसकी तैयारी चुनाव आयोग कर रही है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर हमारी सरकार ने लगातार बहुत पहले से तैयारियां प्रारंभ की थी। जैसे आप सबको पता है कि बहुत सारी चीजें इस बार नई हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में आरक्षण की सारी पद्धति चेंज हुई है। आयोग बनाया, आयोग की रिपोर्ट आई और उस आधार पर आरक्षण होना है। उसी तरह से निकायों में अध्यक्ष और महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय हुआ है। इस दिशा पर काम कर रही है। कोशिश हो रही है कि ईवीएम पर चुनाव हो और इसके लिए चुनाव आयोग तैयारी कर रही है और हर संभव कोशिश होगी कि नगरीय निकाय के मतदान जो है वो ईवीएम से ही हो। तो पहले यह कहा गया था कि चुनाव बैलेट से कराए जाएंगे, उसके बाद अब यह कहा गया कि बैलेट से नहीं बल्कि ईवीएम से हो गए। यह बयान भी था। इसके बाद अब कटाक्ष किया, पलटवार किया कांग्रेस ने। तो सुशील आनंद शुक्ला कांग्रेस संचार प्रमुख है, उन्होंने क्या पलटवार किया, क्या कहा, आप सुनिए। आप घोषणा किया कि बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे और जब लगातार जो फीडबैक आ रहा है उससे इनको स्पष्ट लगने लगा कि नगरीय निकाय चुनाव में बुरी तरीके से पराजित होंगे, तो फिर से यू टर्न लिया और घोषणा कर दिया कि ईवीएम मशीन के माध्यम से नगरीय निकाय का चुनाव होगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जान ईवीएम में बसती है। वो ईवीएम के अलावा चुनाव के बारे में कभी सोच ही नहीं सकती। उसे मालूम है कि जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव होने लगेंगे उसका बंटाधार होना तय है। और वहीं दूसरी तरफ आदिवासी आरक्षण रिजर्वेशन को लेकर भी बयान दिया है और क्या कहा अमरजीत भगत ने, आप वो सुनिए। उसके बाद देवीलाल ठाकुर ने क्या कहा, आप वो भी सुनिए। पार्टी की सरकार ने ये जो आरक्षण लाया है नगर निगम चुनाव के लिए, उसमें बहुत विषमता है और इसको हम इस रूप में देखें कि प्रदेश में आदिवासियों की जनसंख्या है 32% है। आरक्षण दिया गया है नगर निगम क्षेत्र में, उसमें 32% जनसंख्या वाले आदिवासियों को केवल एक सीट अंबिकापुर। आदिवासी आरक्षण में विषमता की बात कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस को तो आदिवासियों के आरक्षण में बोलने का हक एवं अधिकार ही नहीं है। जब इनकी सरकार थी इन्होंने आदिवासियों के आरक्षण को ही छीन लिया था। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिना आरक्षण के भी भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति जैसे पदों में सुशोभित करके सम्मान देने वाली पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। आदिवासियों को सिर्फ एक सीट क्यों आरक्षित की गई है, इस पर भी अब प्रश्न उठाए जा रहे हैं। उसको लेकर पलटवार भी किया गया देवलाल ठाकुर की ओर से। लेकिन निकाय चुनाव की तारीख अभी तक ऐलान नहीं हुई, लेकिन उससे पहले घमासान कई बार देखने मिल रहा है और ऐसे में आज महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो रहे हैं। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, आपको सबसे पहले वो बताते हैं। बैलेट पेपर से निकाय चुनाव पर बीजेपी पलटी, इस बार ईवीएम से होगी सारी प्रक्रिया पूरी।
कांग्रेस बोली हार देख बीजेपी ले रही ईवीएम का सहारा, बैलेट पेपर से चुनाव के वादे को क्यों नहीं निभाया। साथ में सवाल यह कि आरक्षण में क्या आदिवासियों की हुई अनदेखी, 32% आदिवासियों को निगम की सिर्फ एक सीट क्यों मिली। और महत्वपूर्ण सवाल यह, बैलेट पेपर छोड़ ईवीएम से निकाय चुनाव की तैयारी, ईवीएम और आरक्षण का मुद्दा क्या बीजेपी पर पड़ेगा भारी। ये महत्वपूर्ण सवाल हैं, आज इसी पर करने वाले हम चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं। इस बहस में चर्चा करने के लिए हमारे साथ शामिल हो रही हैं पिंकी शिवराज शाह, जो कि पूर्व विधायक हैं। पिंकी शिवराज जी, बहुत स्वागत है मैम आपका। कांग्रेस प्रवक्ता हैं धनंजय ठाकुर जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका सर। और साथ ही राम अवतार तिवारी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राम अवतार जी, बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं कि 14 दिन पहले यह कहा गया कि चुनाव बैलेट से होंगे, तब तक ठीक था, लेकिन अब 14 दिन के बाद ऐसा क्या हुआ कि यू टर्न लेना पड़ा। कहा गया कि ईवीएम से चुनाव होंगे, ये आखिर यू टर्न क्यों? नहीं, देखिए, माननीय हमारे जो नगरीय निकाय मंत्री हैं, उनका बयान आया था पहले। निश्चित उन्होंने कहा था कि हम मतपत्र के माध्यम से वोटिंग करेंगे, लेकिन क्योंकि निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है और चुनाव कोई सरकार नहीं कराती है, आयोग चुनाव कराती है। ये बात हमारे कांग्रेस के साथियों को भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस के लोग केवल आरोप लगाना ही जानते हैं, इनको बल्कि सोचना चाहिए कि निर्वाचन आयोग जब चुनाव कराती है और निर्वाचन आयोग जब व्यवस्था देने के लिए तैयार है और हम मशीन, ईवीएम मशीन के माध्यम से अगर चुनाव कराना चाह रही है, तो मेरे ख्याल से इनको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि बृहद पैमाने पर यह चुनाव होता है, वार्डों का भी चुनाव होता है, काफी संख्या उसमें और मशीन की भी काफी संख्या की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अगर उतनी व्यवस्था देने के लिए निर्वाचन आयोग अगर तैयार है, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस के किसी साथियों को उस पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने देखा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी अभी व्यवस्था ही वैसी बनी हुई है कि हम ईवीएम मशीन के माध्यम से ही मतदाता वोट करते हैं और वैसी व्यवस्था में लोग ढल चुके हैं। और अगर वैसी व्यवस्था हम नगरीय निकाय में और पंचायत के चुनाव में अगर दे, तो फिर इनको मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बल्कि हाई टेक्निक के माध्यम से चुनाव होते हैं, उसका स्वागत कांग्रेस को करनी चाहिए। लेकिन पिंकी जी, आरोप लगाने में जी दिक्कत यही है कांग्रेस को, वो ये लगातार कह रही है कि एक बार आखिर आप बैलेट से करवाकर तो देखिए, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दिक्कत यही है। अगर ये दिक्कत है, समस्या है, तो आप उसका समाधान खोजिए। जैसे कहा गया था पहले के बैलेट से होगा, तो बैलेट से करवा दीजिए एक बार। नहीं, देखिए, कांग्रेस केवल आरोप लगाने में माहिर है। मेरे ख्याल या हम बैलेट के माध्यम से कराएं या हम ईवीएम के माध्यम से कराएं, पब्लिक ने जो मानसिकता बना ली है, पब्लिक तो उसी को वोट करने वाली है। हमारे कांग्रेस के साथी चुनाव खुद नहीं जब जीत पाते हैं, तो केवल ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं। जिस प्रकार इनके बड़े नेता आज चुनाव जीत करके आए हैं, उन सीटों पर कांग्रेस क्यों बात नहीं करती है। आज अगर झारखंड में इनकी मिली सरकार बनी है, तो वह ईवीएम के बारे में कांग्रेस क्यों बात नहीं करती है। ऐसी जगहों पर भी बात करे ना। और छत्तीसगढ़ की जनता साफ तौर पर उनका जो रुझान दिख रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल, चाहे हम अपने पिछले 15 साल के कार्यकाल को बोले या कांग्रेस का जो नाकामी खरा ये 5 साल का जो पिछला कार्यकाल रहा है, जो केवल झूठ के लवादों को जनता को परोसा गया था, उसको भी जनता अच्छी तरह। वहीं 1 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हुए हैं और विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है। हमने अपने घोषणा पत्रों पर भी काम किया है और जनता का रुख निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है और कांग्रेस के लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं और केवल धनंजय जी, आप बताइए, जब चुनाव बैलेट से होंगे तभी आप जीतेंगे, ईवीएम से होंगे तो क्या आप नहीं जीत पाएंगे क्या? देखिए संजय जी, पूरे देश में आप देखेंगे ईवीएम के खिलाफ जो आक्रोश आया है, महाराष्ट्र में तो आप देखेंगे कि ग्राम पंचायत के स्तर पर प्रस्ताव पारित हो रहा है कि चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट से होना चाहिए। बल्कि एक गांव में तो माप वोटिंग भी कराया गया, जिसको जाकर भारत निर्वाचन आयोग, महाराष्ट्र की भाजपा की सरकार ने कर्फ्यू लगाकर रोकने का काम किया है। इतना डर और खौफ किस बात का? पिंकी शाह जी कह रही थी कि चुनाव निर्वाचन आयोग करवाता है, तो भाई अब चुनाव निर्वाचन आयोग करवाता है तो उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी क्या निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता हैं, जो पहले कहते हैं कि बैलेट से चुनाव होगा, फिर कहते हैं कि ईवीएम से चुनाव होगा। अगर निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र अगर छोड़ देते राज्य के निर्वाचन आयोग को,
मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव की जो प्रक्रिया बहुत पहले कंप्लीट हो जाती, और ये तो भाजपा नेता डर उनका दिख रहा हुआ है। दूसरी बड़ी बात, बड़ी बड़ी बातें भाजपा नेता करते हैं, और पूरे देश में जो आक्रोश ईवीएम के खिलाफ सामने आया है, इनको तो यहाँ अच्छा मौका था कि उस आक्रोश को दबाने के लिए बैलेट पेपर से चुनाव करा देते। तो अगर कांग्रेस जीतती तो भाजपा का झूठ सामने आता, और कांग्रेस हारती तो जनता को पता चल जाता। वो मौका छीन डर लिया। किस बात का है? और निर्वाचन आयोग के कार्यों में हस्तक्षेप तो ये करते हैं ना। दूसरी बड़ी बात, जब बैलेट पेपर से चुनाव कराने की घोषणा अरुण साहू जी ने किया, उसके बाद आज ही भाजपा कार्य समिति की बैठक हुई है, और बैठक के बाद अरुण साहू जी का बयान आया है कि चुनाव ईवीएम से होंगे। ये तो स्पष्ट हो गया कि निर्वाचन आयोग नहीं, भाजपा के कार्य समिति के निर्देश पर काम हो रहा है। ये तो डर इनका दिख रहा है। अब पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आक्रोश है, चाहे पत्रकारों में हो, चाहे गौ सेवकों में हो, चाहे आम जनता में हो, चाहे युवाओं में हो, चाहे महिलाओं में हो। एक साल से तो धोखा देते आ रहे हैं ना। तो ये तो समझ चुके हैं कि ये बैलेट से चुनाव कराएंगे तो हार जाएंगे, और ईवीएम का भंडाफोड़ इनका हो जाएगा, और देश को पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार किस प्रकार से ईवीएम के दम पर चुनाव जीतती है, ईवीएम को हैक करके। कह रहे थे ना कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, तो पिंकी शाह जी आप थोड़ा लोकसभा चुनाव के बारे में समझ लीजिएगा। चुनाव को हुए आज लगभग 7-8 महीना होने जा रहा है, लेकिन और ईवीएम अभी से तक क्या भारत दिक्कत? निर्वाचन आयोग लोकसभा ईवीएम से के होंगे तो आंकड़े क्या जारी नहीं समस्या कर है? पाया है, जबकि ईवीएम से चुनाव होते हैं तो इनको जारी होना चाहिए। नहीं, ईवीएम से अगर चुनाव हो रहे हैं, उन्होंने बोल दिया है, तो फिर क्या समस्या है धनंजय जी? आपको अभी भी लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी करती है ईवीएम तो बीजेपी? अविश्वसनीय है। तो आप लेकर जाइए, फिर 101% सुप्रीम कोर्ट लेकर जाइए, सबूतों के साथ भारतीय जाइए, आप जनता जनता के बीच जाइए कि ये सुप्रीम सबूत है कोर्ट हमारे सुनता पास, ये किसकी इसमें है? इस तरह की गड़बड़ी हो रही है, सुनिए आप ना। जनता के बीच लेकर जाइए। तो आप भारत निर्वाचन आयोग को बोल दीजिए कि भारत सरकार के जो प्रमाणित जो ईवीएम है वो विपक्षी दल को दे दे, क्योंकि अब उसी देखिए। के आधार पर तो पता चलेगा ना सच है कि झूठ है। तो भारत निर्वाचन आयोग क्यों नहीं देता विपक्षी दल को ईवीएम कि चेक कर लीजिए हैकिंग होगा कि नहीं होगा? अरे तो भारत निर्वाचन आयोग ऐसा है कि एक बैटरी ऐसा लगाते हैं जो दिन भर काम करने के बाद डाउन होने के बजाय 99% चार्जिंग बताते हैं। तो ये तो इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन धनंजय जी, आपकी कई जगहों पर आपकी सरकार है, हिमाचल आप जीते, झारखंड में भी, लेकिन ईवीएम से वहां पर चुनाव हुए, फिर भी दिक्कत, फिर भी समस्या, फिर भी प्रश्न। बहुत अच्छा सवाल उठाए, क्योंकि हमारे मन में जो बात है, हाँ, हमने छत्तीसगढ़ में चुनाव जीता, हमने मध्य प्रदेश में चुनाव जीता, हम राजस्थान में चुनाव जीते, जहां भी हम चुनाव जीते हैं, हाँ। उसके बावजूद हमने कहा कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। हम तो लेकिन वो सरकार में रहते, चुनाव आप छत्तीसगढ़ ईवीएम के में बल पर ही नवीन उस टाइम पे निकाय के जीते बैलेट थे। पेपर से करवाए ना। ठीक है। मैं तो कह रहा हूं उसके बाद भी हमने सवाल खड़ा किया कि ईवीएम जो है अविश्वसनीय है, ये ईवीएम जो है हैकिंग होता है। सारे विकसित देश इस चुनाव से बाहर हो गए हैं, ईवीएम को बाहर कर दिए हैं। फिर यहाँ इस प्रकार ठीक से है। जब सारे तरफ बातें उठ रही, मतदाता कह रहा है, मैंने महाराष्ट्र का जिक्र किया ना, एक गांव है। के मतदाता कह रहे हैं ठीक है। हमारे यहाँ तो कोई भाजपा को वोट देता ही नहीं है, फिर उसका वोट भाजपा कहे चला गया। उनको बैलेट ठीक है, राम अवतार जी। अरे आप जाइए ना, धरती पर उतरिए। ठीक है, पिंकी जी, मैं आपके पास धरती पर लौटूंगा। उतरिए। महाराष्ट्र और में आपकी धनंजय जी, मैं सरकार आपके है, पास भी धारा आऊंगा। 144 लगाकर रोका गया था मार्क पोलिंग को। मैडम मार्क पोलिंग मैं को आपकी आऊंगा आपके पास। महाराष्ट्र की जो फर्जी सरकार है ना, रोकने का काम किया है। ठीक है, राम अवतार सर, आप मुझे और बताइए। आप में अंधी साहस है, आपको ठीक लगता है नरेंद्र धनंजय मोदी जी, अब लोकप्रिय मैं है, सवाल हिंदू पूछ साइड लेता हूँ। लोकप्रिय है, तो आप धनंजय ईवीएम जी, में एक मिनट जीतेंगे, एक मिनट बैलेट चाहिए पेपर आप। जीतेंगे, क्यों डर राम लगा अवतार जी, आप आपको? बताइए मुझे, पहले बैलेट, उसके बाद फिर ईवीएम से चुनाव होंगे, क्या लगता है क्या रणनीति हो सकती है सर? देखिए, इस तरह से कांग्रेस ईवीएम का विरोध कर रही थी लगातार। इसी बीच पहले साहू जी ने कहा कि बैलेट पेपर से होगा, फिर बोल दिया ईवीएम से होगा। तो एक जो आरोप थे, एक संदेह व्यक्त कर रही थी कांग्रेस, तो उनको एक बल मिल गया। ये एक बात है कि उसके आरोप पर उसको लग रहा है कि डर गया, उनको लग रहा है कि ऐसी भाजपा के सर्वे में भाजपा की हार हो रही थी, कांग्रेस की जीत होती थी, ऐसा उनको लग रहा है। परंतु ऐसा मुझे नहीं लगता है। अभी दिल्ली के विधानसभा चुनाव की घोषणा के समय आधे घंटे तक चुनाव आयोग ने तमाम कारण वो गिना दिए जिन पर आरोप थे कि ईवीएम हैक होता है, ईवीएम में
बैटरी खराब है, ईवीएम की जो रिपोर्ट है उसको कोई हैक कर सकता है, उसमें बाद में मत बदल देते हैं। तरह तरह के जो आरोप थे उन आरोपों को 15 मिनट तक आयोग ने स्पष्टीकरण दिया, आयोग ने खुले तौर पर बताया और उन्होंने तो दावा भी किया कि लोग जो है चुनाव आयोग के पास आए, एक एक प्रमाण हम देंगे, कोई आते नहीं है। उनका ये भी कहना था कि अभी तक 15 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसमें 7 राज्य जो है विपक्षी पार्टियां जीती हैं, उसके बावजूद भी इस तरह का आरोप लगाने से एक संस्था है, उस संस्था की विश्वसनीयता कम होगी, उस संस्था पर संदेह होंगे, ऐसे में जन आक्रोश बढ़ सकता है, एक आशंका रहती है। चुनाव आयोग का पूरा स्पष्टीकरण देखेंगे, चुनाव आयोग के जो बातें हैं वो देख लीजिए, कांग्रेस के आरोप देखिए। तो आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति का शिकार जो है अब चुनाव आयोग हो रहा है, राज्य निर्वाचन आयोग हो रहा है। और मेरा ये कहना है कि राजनीतिक दलों को जो फैसला लेना है वो लें, इसमें चुनाव के अधिकार जो है, चुनाव को जो अधिकार है, चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें हस्तक्षेप ना हो तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। जिस तरह से चुनाव आयोग में घोषणा, चुनाव आयोग क्या घोषणा करेगी और सरकार क्या घोषणा करेगी, ये होना चाहिए ना। सर एक सवाल और, बैलेट से होंगे कि बुलेट से होंगे, किस तरह के होंगे, ये एक मतभेद है। ठीक है। मतभेद का स्पष्टीकरण आयोग को भी देना चाहिए। ठीक है। तो जनता के भी आपसे ही एक सवाल और, उसकी विश्वसनीयता बढ़ी रहे, एक चुनौतीपूर्ण बात है। ठीक है सर, आप मुझे बताइए, अब ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि 32% आदिवासी भाई, लेकिन निगम की 1 सीट मिली। क्या आरक्षण में आदिवासियों की अनदेखी हुई है? इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या मानते हैं आप? जो सरकार ने जनसंख्या का यहाँ पर जो मत है, कितने लोग हैं, उसके आधार पर यह आरक्षण की प्रक्रिया हुई है। इस आरक्षण की प्रक्रिया के बाद उसमें विधि विभाग के पास वहां जाके विधि विशेषज्ञों ने और सरकार ने, आयोग ने ये जो जनसंख्या का डेटा एकत्रित किया, उसके आधार पर आरक्षण हुआ है। उसके बावजूद भी किसी वर्ग को लग रहा है कि आरक्षण कम है, ज्यादा है, तो वो अभी स्वतंत्र हैं, जा सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। एक तरफ पिछड़ा वर्ग बोल रहा है कि हमारा आरक्षण कम कर दिए, दूसरी तरफ अनुसूचित जाति के लोग हैं वो बोल रहे हैं हमारा आरक्षण कम कर दिए। तो आरक्षण का प्रतिशत तय है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार, उसी के तहत दिए गए हैं। ठीक है, कोई अतिरिक्त नहीं है। तो अगर किसी का असंतोष है या पिछड़े आंकड़े हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये गड़बड़ियां हुई है या जानबूझकर अधिकार दिए गए। जब मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, इतने सारे मंत्री आदिवासी हैं, आदिवासी राज्य है, बहुलता है, तो उनकी उपेक्षा होगी, एक लगता नहीं है मुझे। फिर भी धनंजय जी, ये सब कुछ गाइडलाइन के मुताबिक हुआ, फिर भी कांग्रेस को क्यों लगता है कि आदिवासियों की अनदेखी हुई है? धनंजय जी, देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। सब कुछ गाइडलाइन के मुताबिक हुआ है करके, और उसी गाइडलाइन के तहत आपको याद होगा पिछली बार जो चुनाव हुए थे त्रिस्तरीय पंचायत के, उसमें ओबीसी वर्ग को अनुसूचित क्षेत्रों में 25% आरक्षण मिला था, और अभी उस आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। 85 ऐसे जनपद पंचायत हैं 16 जिलों में जहां ओबीसी को आरक्षण था, उसको खत्म करके सामान्य हो गया है। आप देखेंगे नगरीय खाद्य क्षेत्रों में जब आरक्षण की हम बात करते हैं तो एसटी वर्ग तो 32% है, एससी वर्ग 13% है, और इस सरकार ने घोषणा किया था कि ओबीसी वर्ग को 50% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन इनके घोषणा के मुताबिक कहीं भी ओबीसी वर्ग को 50% आरक्षण नहीं मिल रहा है, कहीं भी एसटी वर्ग को 32% आरक्षण नहीं मिल रहा है, कहीं भी एससी वर्ग को 13% आरक्षण नहीं मिल रहा है। और जब आरक्षण की प्रक्रिया चल रही थी ना, तो मैंने देखा है आरक्षण की प्रक्रिया के दौरान कई भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने इस आरक्षण की पद्धति का विरोध किया है। कई ने एसटी एससी के हक की बात किया है, कई ने ओबीसी के हक की बात किया है। ये तो सरकार पूरी तरीके से हर वर्ग के साथ धोखा और छल करने का काम की है।
ठगने का काम किया है। ठीक है, पिंकी क्योंकि जी, ये जवाब कहते दीजिए। कुछ है और करते कुछ है, तो ये तो पूरा इनकी स्थिति समझ में आ रहा है। ठीक है, पिंकी जी कांग्रेस बोलिए। के लोग अपनी कथनी और करनी में जो भिन्नता है, और अभी से जो जनता उनकी 75 साल के कार्यकाल में देखते आई है, कुछ समय को छोड़ ले तो अधिकतर 50 समय तक कांग्रेस का राज रहा है, और कांग्रेस आज आरक्षण की और आदिवासियों की बात करती है। कांग्रेस में वास्तव में आदिवासियों पिंकी जी को क्या बताइए दिया? ना, बताइए। 14 नगर निगम में आप क्यों नहीं बताइए, मिला आरक्षण आप एसटी वर्ग को, बताइए, बताएंगे आप तो एसटी वर्ग से हैं, आप तो एसटी वर्ग से आते, जहां तक मुझे जानकारी है 14 नगर निगम में ओबीसी एसटी वर्ग को 32% आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिला, बताएंगे आप? भूपेश बघेल जी ने क्या किया क्या नहीं किया उसे छोड़ दीजिए। एसटी वर्ग को नगर निगम में 32% आरक्षण क्यों नहीं मिला, क्यों एक सीट मिला, बताइए आप उस वर्ग के प्रतिनिधि हैं, उस वर्ग के हक की बात होना चाहिए। इतना भी क्या राजनीतिक दलीय प्रतिबद्धता है कि अपने समाज अपने वर्ग के हित के खिलाफ आप चुप हैं? आरक्षण का अपना आधार होता है, और जिन आधारों क्या आधार ठीक होता है, है? पिंकी जी आप जिस वर्ग पिंकी से जी, आते एक और हैं, सवाल उस वर्ग आपसे। के साथ अन्याय हुआ है, आप क्या उस वर्ग के खिलाफ हुए अन्याय पर आवाज नहीं उठाएंगे आप? ठीक है, या दलित प्रतिबद्धता के एक चलते उस सेकंड, वर्ग के धनंजय साथ जी। हो रहे अत्याचार पर धनंजय चुप जी, एक रहेंगे? मिनट, जैसे एक बस्तर में मिनट। आदिवासी निर्दोष आदिवासियों को मारा जा रहा है, आप मौन बैठी हुई हैं। धनंजय जी एक मिनट, पिंकी जी आप बोलिए मैम। इसके कार्यकाल में क्या है, देखा है आप आज विपक्ष में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जिस प्रकार बड़ा से- दुख हुआ पिंकी जी, बड़ा दुख हुआ मुझे। आप जिस वर्ग से आती है उस वर्ग के न्याय के खिलाफ आप बात नहीं कर पा रही हैं, और आप टिकट लेने के लिए उस वर्ग के प्रतिनिधियों के बातें जाते हैं आप। लेकिन वो कह रहे हैं वो सबको साथ, उनकी सरकार समावेशी है, सबको साथ लेकर चलने वाली है। पिंकी जी एक चीज और मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है पिंकी जी आप पर कि भारतीय जनता पार्टी, एक सेकंड धनंजय जी एक मिनट, ठीक है पिंकी जी, एक और आरोप लगाया आप पर कि ईवीएम से चुनाव कराना चाहती है बीजेपी, बैलेट से डर गई है, इसलिए आपको ऐसा यू टर्न लेना पड़ा। क्या 2014 में जब ईवीएम से चुनाव हुए उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन 2019 में बैलेट से चुनाव हुए, इस बार भी बैलेट से चुनाव हो जाते हैं? पिंकी देखिए, डरने वाली पार्टी कौन है, मुझे यहाँ पर कहने की आवश्यकता नहीं है। डर कांग्रेस 2018 चुनाव हुए, जिस प्रकार से जो बैलेट से कराते तो नरेंद्र मोदी सरकार की पोल खुल जाती। कैसे ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीतते हैं? भारत निर्वाचन आयोग का पोल खुल जाता। कैसे जनता गुमराह कर रहे हैं? उसको हटा करके वार्ड के माध्यम से और बाद जो चुनाव कराया, जो मेंबर चुन के आएंगे, वो इनडायरेक्ट चुनाव कराने का काम कांग्रेस ने किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि चुनाव से और जनता को फेस करने के लिए कौन डरता है। भारतीय जनता पार्टी आज अपने बताए पूरे कामों को कर रही है। पार्टी तो अपने पार्टी के भीतर लोकतंत्र स्थापित नहीं कर पाई। वहां पे तो थोपा जा रहा था ब्लॉक मंडल अध्यक्ष कौन, जिला अध्यक्ष कौन, तो ये क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? ये तो वोट चुराने वाले पार्टी के लोग हैं। पार्टी के ही हमारे महापौर और हमारे अध्यक्ष बनकर के आए, आप देखते रहिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा। और पिंकी शाह जी जिस पिंकी वर्ग जी, के साथ पिंकी जी, आप जिस वर्ग से आते हैं उसके हित की बात नहीं कर पा रही ठीक है पिंकी जी, प्रदेश आप बताइए, बात करेंगे। ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि कोर ग्रुप की बैठक हुई, इसमें ये प्लानिंग बनी है, इस तरह की खबरें सामने आई सूत्रों के हवाले से कि इसमें ये प्लानिंग बनी कि ईवीएम से चुनाव कराया जाए। क्या इसमें ये सत्यता है? मैं इस पे कहना चाहूंगी, कांग्रेस का न कोई नीति है, न कोई सिद्धांत है, न इनकी बातों को कोई मानने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी कैडर की पार्टी है और अनुशासित कार्यकर्ता। अरे आपको तो कोर ग्रुप के बैठक में बुलाया ही नहीं गया है, आप क्या जानेंगे वहाँ के निर्णय के बारे में? क्या आप कोर ग्रुप के बैठक में थी पिंकी जी? आप कोर ग्रुप के बैठक में थी क्या? आपको तो बुलाया ही नहीं गया, आपका भी अपमान हुआ है। आप उस कोर ग्रुप के बैठक के बारे में क्या बता पाएंगे? अजय जामवाल जी आए बताते हैं, उसने वहां से चिट्ठी लेकर आए हैं। सभी लोगों की उपस्थिति में निर्णय लिया गया है और आपको तो कोर ग्रुप के बैठक बुलाया ही नहीं गया, ये भी आपका अपमान है। आदिवासी समाज की महिला को नहीं बुलाया गया, पूर्व विधायक भी हैं आप। कोर ग्रुप कमेटी का गठन पार्टी तय करती है, हम पार्टी में नहीं है, लेकिन हमारे जो नेता है वो पार्टी में है और हम अनुशासित पार्टी। इतनी भी दलित प्रतिबद्धता मत जताइए पिंकी शाह जी की आदिवासी समाज के साथ अन्याय जो हो रहा है, ठीक है, उस मैं पर आपकी बात आप लौटूंगा। आदिवासी राम समाज अवतार आपको जी। देख रहा होगा। आप जिनका प्रतिनिधि होने का दावा करती है उसके साथ अन्याय पे आप मौन है। 32% आरक्षण के बाद में उनको धोखा दिया जा रहा है, आप मौन है। बस्तर में निर्दोष आदिवासियों को मारा जा रहा है, आप मौन है। आप जिस वर्ग के आते हैं उस वर्ग की बात करिए कम से कम। ठीक है, भाजपा के नेता होंगी आप, पहले उस वर्ग से है ना आप।
आप क्या बात करेंगे धनंजय जी? आपने आप बताओ, बस्तर में निर्दोष आदिवासियों को मारा जा रहा है, हसदेव के जंगल को कटवाया जा रहा है, आदिवासियों को खून बहाया जा रहा है, आप क्यों आवाज नहीं उठाती हैं? राम अवतार जी, ठीक है, बोलिए। महिलाओं के साथ धोखा किया जा रहा है, आप महिलाओं की बात क्यों नहीं करते? एक मिनट, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिंकी जी, बुलाया नहीं गया, तो राम अवतार जी, आप थोड़ा बोलिए, सर बताइए, ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं तो इसकी क्या विश्वसनीयता पर असर पड़ेगा सर? देखिए, ईवीएम से चुनाव से विश्वसनीयता पर असर नहीं पड़ेगा, मगर एक भ्रम की स्थितियां उत्पन्न ना हो, हाँ, इसलिए विपक्षी दल के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, प्रमुख लोगों को बुलाकर राज्य निर्वाचन आयोग ये चुनाव कराता है। लोकल चुनाव है, केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं कराएगा, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। वो स्थानीय विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाए, जो आरोप है उस पर उनकी भ्रम की स्थिति है उसको दूर करे। दूसरी बात आरक्षण को लेकर है, तो आरक्षण में जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को जो पालन किया गया है, अगर इसमें भ्रांति है तो वर्तमान डेटा जो कलेक्शन किया गया है जातियों को लेकर, जनसंख्या को लेकर, आदिवासी क्षेत्रों में, मैदानी इलाकों में अलग अलग जातियों को, वर्गों को, उसका जो पहले भी प्रशासन ने बताया है और इसको आगे आके बताना चाहिए, भ्रम की स्थिति को दूर करना चाहिए। और मुझे जानकारी है कि पिछली सरकार ने जो सर्वे कराया था, रिपोर्ट बनाया था, उसके आधार पर हो रहा है, कोई अभी नया जनसंख्या का नहीं कराया गया है। पिछली सरकारों में 2011 का जो प्रक्रिया है, 2011 में जो हुआ था उसके आधार पर नया जनसंख्या का अभी जनगणना हो नहीं रहा है, तो इसीलिए एक मतभेद और स्थितियां उत्पन्न हुई है। अन्यथा चुनाव को निष्पक्ष तरीके से होने की पूरी संभावना है। सभी पार्टियों को उसमें ध्यान देना चाहिए और जो चुनाव होंगे इस दौरान स्थानीय जो प्रत्याशी हैं, चाहे पार्षद है, पंचायत है, उनको एक एक चीजों को चुनाव आयोग को, उनके अभ्यर्थियों को, दलों को बताना चाहिए, विश्वास में लेकर चुनाव कराना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आपको लगता है कि सर ईवीएम और आरक्षण का मुद्दा भारतीय जनता पर भारी पड़ेगा? मुझे नहीं लग रहा है कि भारी पड़ेगा, ये तो चुनाव बताएगा कि भारी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। प्रारंभिक रूप में तो ये जो स्थितियां हैं वो स्थितियों से खासकर मैदानी इलाकों में नहीं पड़ सकता है। अब वो आदिवासी इलाकों में कम हुआ है तो वहां पर क्या असर पड़ेगा ये देखना है। जो पिछड़ा वर्ग के बहुल इलाके हैं वहां पर किस प्रकार से मुद्दा विपक्ष बनाती है और सत्तारूढ़ दल उसको क्या जवाब देती है। और प्रशासन का काम मुख्य है ये कि प्रशासन को इसको आगे आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए और आगे आकर चीजों को समझाना चाहिए ताकि ये विवाद की स्थितियां मत बने। अभी जो जिस तरह से अधिकार है उस अधिकार का सही उपयोग सभी को होना चाहिए ताकि जो आरक्षण में जिसको जितना अधिकार है, जिसकी जो स्थिति है, उसके आधार पर अगर लोकतांत्रिक चुनाव हो रहा है तो सही लोग उस पर काबिज हो पाए। जो उनका अधिकार है चुनाव लड़ने का, चुनाव में आरक्षण होने का, उसको अगर भेदभाव किया गया तो ये गलत संदेश जाएगा। ठीक है, क्या धनंजय, क्या वाकई में गलत संदेश जाने वाला है? और अगर ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं तो क्या वाकई में फर्क पड़ेगा कुछ आपको? मैं तो कह रहा हूं ना, पहले देखेंगे आप, भाजपा के नेता इस चुनाव की प्रक्रिया को ही टालने में लगे हुए थे, इसलिए विधानसभा एक विधेयक लाया कि नगर निगम के चुनाव जो है 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सके। और उसके बाद आप देखेंगे वहां प्रशासक बैठाल दिया गया। तो ये तो लोकतंत्र की गला इन्होंने घोटने का काम किया है। ना भाजपा के भीतर लोकतंत्र है, ना भाजपा जहां सरकार में थी वहां लोकतंत्र को स्थापित करना चाहती है। पहले बैलेट पेपर से चुनाव कराने की घोषणा किया गया, उसके बाद ईवीएम की बात करें तो ऐसा लगता है कि इन बैलेट पेपर चुनाव की घोषणा और ईवीएम के बीच में कहीं ना कहीं ईवीएम के लोग सेटिंग कर लिए होंगे, हैकर को लोग वो कर लिए होंगे, इसलिए अभी प्रकाश सिंह को डर सता रहा है, इसलिए ईवीएम के चुनाव की बात कर रहे हैं। अगर ये बैलेट पेपर से चुनाव कराते तो पूरे प्रदेश में इनकी करारी हार होती। और जो भाजपा का जो भी कुछ हो रहा है वो सब प्रक्रिया के तहत हो रहा है, प्रक्रिया के साथ हो रहा है, पूरे नियमों के साथ हो रहा है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई सेटिंग नहीं, कहीं भी कोई नियम प्रक्रिया से नहीं हो रहा है। बताइए 6 महीने आज प्रशासक बैठे हैं ना, ये तो लोकतंत्र के गला घोटा गया है विष्णु साय सरकार के द्वारा।
अभी तो मैं समझता हूँ कि चुनाव सही समय पर हो जाता तो पिंकी जी हर जवाब नगर दीजिए। निगम में नए महापौर बैठ जाते के वहां पे उनकी ठीक है, पिंकी परिषद जी बन बोलिए। जाती। ये तो लोकतंत्र विरोधी है लोग, ना तो पार्टी के भीतर लोकतंत्र का सम्मान ठीक करते है ना धनंजय पार्टी जी, की सरकार में रहते आखिरी लोकतंत्र कमेंट है, स्थापित ले करते लेते हैं पिंकी जी से। बोलिए पिंकी जी। नगरीय निकाय चुनाव में जिस प्रकार से गांधी उन्होंने पंचायती चुनाव में किए हैं, प्रदेश की जनता ने अच्छी तरह से देखा है और ये खुद डरे हुए हैं कि हम कैसे चुनाव में जीतेंगे, क्योंकि ये तो वोट दिया आपकी सरकार ने प्रशासक बैठाकर, इनका वोट चुराने का इंतजाम हो गया इसलिए हम की बात कर रहे हैं। और इसलिए क्योंकि बैलेट से चुनाव होता है तो पूरा देश को पता चल जाता कि विजय साय की सरकार भी ईवीएम की बदौलत बनी हुई है, नरेंद्र मोदी की सरकार भी ईवीएम की बदौलत बनी हुई है। ये पर्दाफाश हो जाता और आपको पता चलता कि नरेंद्र मोदी लोकप्रिय नहीं है ईवीएम के बदौलत। खैर चुनाव के समीप पता चलेगा कि ईवीएम से अगर चुनाव हो रहे हैं तो इसकी विश्वसनीयता जो है उस पर कितना असर पड़ेगा। और जो आरक्षण में आदिवासियों की अनदेखी हुई है, आदिवासी भाई उसका क्या जवाब देते हैं ये चुनाव के समय भी पता चलेगा। बहुत धन्यवाद आपका रामावतार जी, आपका पिंकी जी, आपका और धनंजय जी, आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।